जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, जो फरवरी और मार्च महीने के होने वाले हैं। तो ये कांस्टेबल भर्ती जो है छत्तीसगढ़ की, उसके साथ साथ जो भी अन्य भर्ती हैं, करंट अफेयर जो होता है सभी एग्ज़ाम में काम आता है। चाहे भी आपकी मैं बात करूँ, चाहे रेलवे की जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हो गया, या अभी रेलवे की कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, या आरपीएफ इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर की, एसआई की जो है, मतलब जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे आपके व्यापम के हों, किसी भी एग्ज़ाम, सभी में ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में टॉप 15 जो फरवरी और मार्च के शुरू के हैं, 15 जो है टॉप 15 में आपको क्वेश्चन बताऊं करंट अफेयर के। आप बताइए कि 15 में से आप कितने क्वेश्चन जो है वो सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं करंट अफेयर्स की, आज का जो फरवरी और मंथ का है, ठीक है, मार्च का है। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया था मैंने। यहाँ पे देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन में है असम, राजस्थान, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। वन्य जीव प्राणियों के लिए पुनर्वास और बचाव सेंटर का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने, जिसका नाम है वनतारा। ठीक है, ये वनतारा नाम भी याद रखेंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर देखेंगे, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े, ठीक है, एशिया के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव बचाव और पुनर्वास केंद्र का, संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको बनाया है। ठीक है, कहाँ पे है? जो जामनगर रिफाइनरी है रिलायंस गुजरात में, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये फैली हुई है। यहाँ पे जानवरों की ईएमआई की जाती है, एमआरआई की जाती है, एक्सरे किए जाते हैं, सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? दो रेलवे कंपनी है जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है हाल ही में, बताएंगे। पहला ऑप्शन है IRFC, यहाँ पे इंग्लिश में देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। IRFC, ठीक है, NTPC। थर्ड ऑप्शन है BSNL या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो रेलवे को वित्तीय सहायता या वित्तीय जो होता है वो इसके द्वारा किया जाता है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और IRCTC का आप सभी लोग को पता है, जो भी आप टिकट वगैरह करते हैं या फूड ऑर्डर करते हैं, वो IRFC इसको मैनेज करती है। तो लगभग 26 या 25-26 नवरत्न कंपनियाँ हो गई हैं ना। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि IRFC और भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC, ठीक है, इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 25वीं और 26वीं क्रम की कंपनियां हो गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस, इस वन्य जीव दिवस के दिन ही वह वनतारा, जो मैंने पहला तो क्वेश्चन लिया है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन में 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च। वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, ऑप्शन नंबर सी 3 मार्च। ये सही प्रश्न, सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 प्रश्नों के हैं, आप कितने सही कर पा रहे हैं आप काउंट करते जाइएगा। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखेंगे, और जो अभ्यर्थी नए हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर रोज़ एक नई वीडियो आपको इस प्रकार से मिलते जाएगी अलग अलग टॉपिक पे। हम लोग क्या टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, रैंडम चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाएंगे हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम ये है कि वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? जो विश्व वन्य जीव दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2013 में की गई थी। 13 से ये चल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपसे निश्चित रूप से एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में इस वर्ष पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सेबी आप लोग जानते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भी शेयर मार्केट है, ठीक है, पूरा कंट्रोल किसके द्वारा होता है? शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड सेबी के द्वारा होता है। तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ऑप्शन में है आलोक सचदेवा, ठीक है, तुहिन कांत पांडे, उर्जित पटेल या रजनीश कुमार। राइट आंसर चूज कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो करंट अफेयर के साथ साथ आपको
कांस्टेंट भी पढ़ते हुए चलना है। सेबी की स्थापना कब हुई, ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सेबी जो है ये कब बना है, फाउंडेशन, ठीक है, सेबी का। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो ये तुहिनकांत पांडे जो थे वो वित्त सचिव थे भारत सरकार में, ठीक है। तो इनको क्या किया गया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनका नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे, माधुरीपुरी बुच का स्थान लेंगे। 28 फरवरी 2025 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, ठीक है। 28 फरवरी से तुहिनकांत पांडे जो है वो सेबी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। कब तक है, 3 साल की अवधि के लिए इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 2 दिवस हम लोगों ने वन्य जीव दिवस देखा 3 मार्च को, अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी देख लेते हैं। 2 दिवस हम लोग फरवरी माह के हो जाएंगे, 1 फरवरी का और 1 मार्च का। ऑप्शन में है 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी या 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 फरवरी को भारतीय भौतिक विज्ञान सीवी रमन द्वारा, विज्ञानी जो है वैज्ञानिक है सीवी रमन, ठीक है, इनकी रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे कहते हैं, ठीक है। इस वर्ष का क्या थीम है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार के वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ठीक है। तो 1930 में इनको इनकी खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये भौतिक मतलब विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले एशियाई थे, ठीक है, जो किसी विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इनकी खोज क्या था, रमन प्रभाव। रमन प्रभाव बहुत लोग जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 6ठा प्रश्न है आज का, देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की, क्या नाम है, इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है असम, मेघालय, केरल या तमिलनाडु। इडुक्की जो वन्य जीव अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर सी केरल, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल में इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। क्या खोज हुई है यहाँ पे एक अभी 3 दिवसीय ऑफ सीजन सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें कुछ तितलियाँ और प्रजातियाँ पाई गई थी, इसलिए यह चर्चा में आया था। याद रखें केरल में है इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य। आपको जो प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, मतलब सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि जो ये पर्यावरण वाला सेक्शन है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आजकल के समय में पर्यावरण, पेड़, उनकी क्या क्या आंदोलन है, क्या क्या नीतियाँ चल रही हैं, ये सब बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो नेशनल पार्क, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा किस राज्य में है, ठीक है, पहला कौन सा है, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। और ये जो अभ्यारण्य है इडुक्की, ये 1976 में, ठीक है, 1976 में अस्तित्व में आया था, मतलब ये बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा आज का 7वां प्रश्न है, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज मतलब कि युद्ध एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का आयोजन कर रहा है। धर्म गार्जियन अलग अलग देश के साथ जो भारतीय सेना होती है, जो भी सैन्य अभ्यास करती है, उसका एक अलग नाम दिया जाता है। तो धर्म गार्जियन किसके साथ होता है। ऑप्शन में दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर या जापान, ठीक है। धर्म गार्जियन क्या लग रहा है, ऑप्शन चूज कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जापान। जापान के साथ जो है भारत धर्म गार्जियन के नाम से युद्धाभ्यास करता है। ये जो युद्धाभ्यास अभी जापान में चल रहा है, फूजी नामक वहाँ पर, ठीक है, शिक्षण केंद्र है जापान का। धर्म गार्जियन भारत और जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, ठीक है, भारत और जापान के मध्य होता है। कहाँ पे चल रहा है, 6ठा संस्करण, 6th संस्करण चल रहा है इसका, फूजी प्रशिक्षण केंद्र जापान के पूर्वी हिस्से में। चलिए ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, बताइए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है, ऑप्शन में है नृपेंद्र मिश्रा, अजय भल्ला, शक्तिकांत दास और राजीव सिन्हा। अभी हाल ही में शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर सी को, शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्ति मिली है। शक्तिकांत दास ये वही है
जो अभी आरबीआई के गवर्नर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, ठीक है। आप लोगों ने इनका साइन भी दिखा होगा नोटों पर, ठीक है। ये आरबीआई के गवर्नर थे, अब इनके जगह में नए गवर्नर बन चुके हैं और इनको प्रधानमंत्री मोदी के साथ अटैच किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने को हाल ही में नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्ति किया गया है, ठीक है। और 2018 से 24 तक, ठीक है, लगभग 6 साल ये आरबीआई के 25वें गवर्नर थे, 25वें गवर्नर। अभी गवर्नर कौन है आरबीआई का? संजय मल्होत्रा नए गवर्नर बने हैं आरबीआई के। अब आपको इनके साइन देखने के लिए मिलेंगे नोटों पर, संजय मल्होत्रा। चलिए, आज का अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, वित्तीय साक्षरता सप्ताह। ऑप्शन में है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, ठीक है, और या सेबी, स्टेट सिक्योरिटी एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। हम लोग पहले पढ़े अभी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, जो सभी संस्थाएं हैं ये पैसे से ही संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। आरबीआई बहुत सारे ऐसे प्रचार वगैरह भी करते रहता है टीवी पे, जिससे साक्षरता है, लोगों के बीच में जागरूकता है, ठीक है। तो आरबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता, ठीक है, महिला समृद्धि, महिलाओं के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच इसको फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए विकसित भारत 2024 विजन, ठीक है, 2024 को विजन मान करके तालमेल बिठाते हैं महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह वीक स्टार्ट किया गया है। चलिए, 10वां प्रश्न बात करते हैं, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? वन मैन ऑफिस, ये ऑप्शन में है नीति आयोग, एलआईसी, डीआरडीओ या ओएनजीसी। एलआईसी, डीआरडीओ या ओएनजीसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलआईसी, वन मैन ऑफिस। एलआईसी जो है अपने खाता धारकों को एक नई ऑनलाइन सुविधा देने के लिए वन मैन ऑफिस ये स्टार्ट किया है, जहाँ पे 24/7, ठीक है, निर्बाध डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए यह स्टार्ट किया गया है। नाम क्या है इसका? वन मैन ऑफिस। इस सेवा का नाम है वन मैन ऑफिस। 11 पर देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर, प्रवेश कुमार वर्मा, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी या रवि किशन। नई मैंने कह दिया है, मतलब जेंडर से समझ में आ गया, महिला मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी रेखा गुप्ता। इनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछ ले सकता है आप सभी लोग से, ठीक है। दिल्ली के रामलीला मैदान में वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, ठीक है, उन्होंने इसको शपथ दिलाई है गोपनीयता की। उपराज्यपाल का नाम क्या है? यहाँ पे लिखा गया है उपराज्यपाल वीके सक्सेना, ठीक है। कौन है दिल्ली के उपराज्यपाल? वीके सक्सेना। और बहुत सारे लोग वहाँ पे, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सभी लोगों ने वहाँ पर उपस्थित अपनी दर्ज कराई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 12वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? चुनाव आयुक्त, देखना ये मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है दोस्तों, चुनाव आयुक्त है, जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय आयोग है ना, 3 लोग उसमें रहते हैं। तो ऑप्शन में विवेक जोशी, राजीव कुमार, नृपेंद्र मिश्रा और अभय चौटाला। तो एक नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं अभी? ऑप्शन नंबर ए विवेक जोशी। विवेक जोशी जो है चुनाव आयोग की टीम में शामिल हुए हैं। 3 मेंबर होते हैं, जिसमें तीसरे मेंबर ये भी हाल ही में शामिल हुए हैं। तो हमारा जो चुनाव आयोग का बोर्ड है वो पूरा कंप्लीट हो गया है ना, ध्यान देंगे। विवेक जोशी
आधिकारिक तौर पर 19 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, तो अभी कौन कौन है देख लेंगे। तो विवेक जोशी एक हो गए, और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें हम लोग, अभी चेंज हुए हैं, देखना ज्ञानेश कुमार, क्या नाम है उनका, ज्ञानेश कुमार, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इनके साथ में एक और व्यक्ति जो है सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू 2 हो गए, और ये विवेक जोशी 3, ये 3 लोग मिलकर के चुनाव आयोग कंप्लीट हो चुका है। और विवेक जोशी जो है अभी हाल ही में जुड़े हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ओपेक क्या वाला है, ओपेक क्या होता है, बहुत लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा, बात करेंगे इसमें। प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? ओपेक प्लस में कौन सा कंट्री शामिल हुआ है? ऑप्शन में ईरान, कतर, ब्राज़ील या अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील इज़ द करेक्ट आंसर, ब्राज़ील सही उत्तर है इसका। ओपेक जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी है, जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं देश, वो लोग का संगठन है। ठीक है, तो हाल ही में जो ब्राज़ील है वो प्रमुख तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक प्लस में शामिल हो गया है। यह जो है गठबंधन 22 तेल निर्यातक देशों का एक समूह है। इसमें 22 देश शामिल हैं जो क्या करते हैं, विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचना है यह तय करते हैं। इनके रूप से नियमित रूप से बैठक करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये शामिल हो गया है। ओपेक का फुल फॉर्म आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इस कहते हैं ओपेक। 14 प्रश्न, हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? नाइटहुड पहले जैसे पुराने ज़माने में अंग्रेज जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को भी उन्होंने दिया था, तो अभी हाल ही में किसे दिया गया है? ऑप्शन में अमित शाह, रघुराम राजन, एन चंद्रशेखरन या अरविंद केजरीवाल। नाइटहुड की उपाधि किसी प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर सी एन चंद्रशेखरन को यूके की तरफ से नाइटहुड की उपाधि दिया गया है। एन चंद्रशेखरन कौन है? ये टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एन चंद्रशेखरन, यहाँ पे देख पाएंगे टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को यूके भारत व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मानद नाइटहुड विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य सिविल डिवीजन के सबसे उत्कृष्ट आदेश से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 14 फरवरी 2025 को इसकी घोषणा की गई थी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 15 प्रश्न बहुत ही सिंपल है और महत्वपूर्ण भी है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ऑप्शन में है ब्रिजेश दमानी, पंकज आडवाणी, राहुल बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। जब भी स्नूकर शब्द आएगा, ठीक है, ये स्नूकर, तो आप 90% केस में इस व्यक्ति या ये जो व्यक्ति हैं पंकज आडवाणी जी, इनको आप टिक कर सकते हैं। कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो है स्नूकर की जो चैम्पियनशिप्स होती हैं, जो खिताब होते हैं, ये प्राप्त करते हैं पंकज आडवाणी। तो इन्होंने, पंकज आडवाणी ने स्नूकर चैम्पियनशिप जीता है। ये ONGC की तरफ से खेल रहे थे और फाइनल में हराया है ब्रिजेश दमानी को, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे सबसे सफल स्नूकर खिलाड़ी हैं भारत के। ठीक है, और राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप फिर से जीत ली है एक बार। ठीक है, तो इन्हें कैरियर में कुल 36 बार, ठीक है, 36वां राष्ट्रीय और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब है इनका। ठीक है, ONGC की तरफ से खेल रहे थे ये। तो होप्स आपको फरवरी माह के और कुछ स्टार्टिंग के मार्च माह के मैंने करंट अफेयर 15 बताए हैं। आप ये कितने सही हुए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोग को वीडियो पसंद आए वीडियो से जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं, और आने वाले टाइम पे मैं इस प्रकार के और भी वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आते रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।